मूवी की शुरुआत में हम लुयंग राज को देखते हैं जो टैंग साम्राज्य के अंदर आता था। लुयंग राज की महारानी का नाम वू था और राज की सारी देखभाल महारानी वू किया करती थी। लेकिन अचानक फुयू राज ने उनके सरहदों पर हमला कर दिया। तब महारानी ने अपने सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए भेजा। सभी सैनिक जलमार्ग से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सी मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और सारे जहाजों को तोड़ देता है, यहाँ तक कि वो लुयंग राज के सारे सैनिकों को भी मार देता है। महारानी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने खुफिया विभाग डालिसी को इस बात पर इंक्वायरी करने के लिए कहा। डालिसी विभाग के लीडर का नाम यूची था। महारानी ने यूची से यह भी कहा कि अगर वो 10 दिनों के अंदर इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर पाया तो वो डालिसी के सारे सैनिकों को मार देगी। लेकिन इस तरफ राज्य में कुछ और ही अफवाह चल रही थी। राज्य के लोग मान रहे थे कि सी मॉन्स्टर उनसे गुस्सा हो गया है और अब उन्हें उस सी मॉन्स्टर को शांत कराना होगा। इसीलिए वो लुयंग की राजनर्तकी को उस मॉन्स्टर को शांत कराने के लिए उसके पास भेजने की बात करते हैं। उस राजनर्तकी का नाम यिन रुचि था। दरअसल राज्य के कई सारे लोग रुचि पर गुस्सा थे। रुचि बहुत अच्छा डांस किया करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उसने नाचना बंद कर दिया। इसी बात से गुस्सा होकर वो लोग उससे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने रुचि को एक मंदिर में कैद करके रखा था। तभी हम डी को देखते हैं जो उसी क्राउड में शामिल था। डी लुयंग राज्य में एक डालिसी सैनिक बनने आया था। डी वहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वे एक दूसरे से बात करते हैं, पर डी लिपसिंग के जरिए उनकी बात समझ जाता है। दरअसल वे लोग एक लड़की को किडनैप करने आए थे। देन वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और इस तरफ डी डालिसी के हेडक्वार्टर पहुँचता है। वो डालिसी के एक सैनिक से बात कर रहा होता है, तभी उसे लुयंग राज्य का मैप दिखाई देता है। उस मैप को देखकर उसे पता चलता है कि वो किडनैपर्स जिस तरफ गए थे वो मंदिर जाने का रास्ता था और मंदिर में रुचि को रखा गया है। यानी कि वे लोग जिस लड़की को किडनैप करने आए थे वो रुचि थी। डी उस सैनिक को बताता है कि रुचि अगवा होने वाली है, वो यह बात सभी को बता दे। जिसके बाद डी फौरन ही वहाँ से मंदिर के लिए निकल जाता है। इस तरफ वो किडनैपर्स चालाकी से मंदिर पहुंच जाते हैं और सारे सैनिकों को बेहोश कर देते हैं। वो रुचि को अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर तभी वहां डी चला आता है। वो उन लोगों को मारने लगता है और रुचि को बचाने की कोशिश करता है, पर उनका लीडर बहुत ताकतवर था। वो डी को एक बड़े से गमले में कैद कर देता है और रुचि को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक मॉन्स्टर चला आता है और सारे लोगों को मारने लगता है। वो उन सारे आदमियों को घायल करके रुचि को अपने साथ लेकर चला जाता है। डंडी उस गमले से बाहर आता है और उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए पानी में चला जाता है। इधर यूची को रुचि की किडनैपिंग की खबर मिल गई थी, इसलिए वो मंदिर आ जाता है और उन सारे लोगों को मार देता है। डी पानी में रुचि को ढूंढ रहा होता है, तभी वो रुचि और उस मॉन्स्टर को देखता है। डी चालाकी से पानी वाले बेलों के जरिए उस मॉन्स्टर को उलझा देता है और रुचि को बचा लेता है। वो रुचि को ऊपर ले आता है जहां डालिसी के सैनिक मौजूद थे। वो उनकी मदद करते हैं, पर सी मॉन्स्टर के बारे में किसी को भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद यूची डी को पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लेता है और रुचि को कड़ी निगरानियों के साथ मंदिर में रखा जाता है। डी कैद खाने में कैद होता है, पर वो एक तरकीब लगाता है और वहाँ के एक सैनिक को लालच देता है। डी कहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, अगर वो उसका साथ देगा तो डी उसकी जिंदगी बदल देगा। जिस पर वो सैनिक मान जाता है। दरअसल वो सैनिक नहीं बल्कि एक वैद्य था, यानी कि डॉक्टर, और उसका नाम शटाओ था। डी बीमारी का नाटक करता है, जिस पर शटाओ सभी सैनिकों को बताता है कि डी को छूत की बीमारी है और इसीलिए उसे दूसरे कैद खाने में शिफ्ट करना होगा। जिस पर वो सैनिक मान जाते हैं और डी को दूसरे कैद खाने में शिफ्ट किया जाता है। जिसके बाद डी शटाओ के साथ मिलकर उस जेल से निकल जाता है और मंदिर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो मॉन्स्टर फिर से जरूर आएगा। ऐसा ही होता है। रुचि अपने कमरे में कविता लिख रही होती है, तभी वहाँ वो मॉन्स्टर चला आता है। रुचि उसे देखकर बहुत डर जाती है, पर वो मॉन्स्टर उसे उसी का हेयर पिन देता है। उस हेयर पिन को देखकर रुचि समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि युवान है, जिससे वो प्यार करती है। पर उसका यह हाल किसने किया उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ लोग फिर से मंदिर पर रुचि को किडनैप करने के लिए आ जाते हैं। यूची उससे लड़ने लगता है और इधर डी भी मंदिर पहुंच गया था। वो मॉन्स्टर यानी कि युवान रुचि को लेकर ऊपर छिप जाता है, पर रुचि का पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ किडनैपर्स चले आते हैं, पर एन वक्त पर डी वहाँ पहुंच जाता है और रुचि को बचा लेता है। वो सारी लाइट्स बंद कर देता है और शटाओ की मदद से सारे किडनैपर्स को मारने लगता है। तभी उस लड़ाई में किडनैपर का मार्क्स गिर जाता है। वो किडनैपर्स हार रहे होते हैं, इसीलिए वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इधर यूची भी उन किडनैपर्स से लड़ रहा होता है और लड़ते हुए वो पानी में चला जाता है, पर एक रोप के कारण वो फंस जाता है और पानी में डूबने लगता है। लेकिन तभी वहाँ डी चला आता है और यूची को बचा लेता है, मगर वो किडनैपर्स इसी का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं।
डी रुचि को देखने उसके कमरे में जाता है कि वो सुरक्षित है या नहीं, पर रुचि के चेहरे पर घबराहट देखकर उसे रुचि पर शक होता है। तभी पीछे से युवान डी पर हमला कर देता है। डी उससे लड़ने लगता है, पर डी उसके सामने कमजोर था। वो डी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी रुचि युवान से कहती है कि वो डी को छोड़ दे, नहीं तो वो खुद की जान ले लेगी, जिस पर युवान डी को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वो सारे किडनैपर्स अपने लीडर हुई के पास जाते हैं एंड यही इस मूवी का मेन विलन है। तभी उन किडनैपर्स में से एक आदमी हुई से कहता है कि वहाँ यूची के अलावा भी एक आदमी है जो बहुत ताकतवर है, उनका राज न खुल जाए इसीलिए वे सारे लोग वहाँ से भाग आए, जिस पर हुई गुस्से में उस आदमी को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर यूची डी की काबिलियत से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। कुछ देर बाद एक सैनिक यूची के पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ आने से पहले डी जेल में था, जिस पर यूची उस सैनिक को डी पर नजर रखने के लिए कहता है। रुचि डी से मिलने उसके पास जाती है और उसे अपने और युवान के रिलेशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि युवान ट्रैंक्विलिटी टी हाउस के मालिक का बेटा है। ट्रैंक्विलिटी टी हाउस में चिरायु चाय बनती है जिसे केवल महल के लोग और दरबारी ही पिया करते हैं। उसकी कविता के कारण वो उससे इम्प्रेस हो गई थी और प्यार कर बैठी, लेकिन अचानक एक दिन उसने मिलना बंद कर दिया। रुचि को इस बात से गहरा सदमा लगा और इसीलिए उसने नाचना बंद कर दिया। रुचि उसे वो हेयर पिन दिखाती है, पर उसमें नीला रंग लगा हुआ था। डी को इस पर शक होता है, इसीलिए वो शटाव को इस रंग के बारे में पता करने के लिए कहता है, क्योंकि यह एक खास तरह का रंग था। रुचि उसे यह भी बताती है कि युवान ने उसे एक कपड़ा दिया था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो उस मैसेज को समझ नहीं पा रही है। उस कपड़े को देखकर डी उसमें लिखे हुए मैसेज को समझ जाता है और यूची के पास जाता है। यूची के पास पहुंचकर वो देखता है कि यूची ने कई सारे लोगों को पकड़ कर रखा है, क्योंकि उसे शक है कि पिछली रात वाले हुए हमले में उन्हीं लोगों का हाथ है। लेकिन डी उनका ये शक दूर करता है और उसे बताता है कि यह मार्क्स डोंडो के रहने वाले लोगों ने बनाया है एंड उन्हीं लोगों ने पिछली रात हमला किया था। डोंडो टैंग और जापान के बीच में है और वहाँ के लोगों का कई सालों से यहाँ आना जाना है और उनमें से ज्यादातर लोग मछुआरे हैं, इसीलिए वे लोग पानी में इतनी देर तक रह पाए थे। वो यूची को यह भी बताता है कि पिछली रात जो हमला हुआ था और मंदिर पर जिन लोगों ने रुचि को किडनैप करने की कोशिश की थी वे दोनों अलग लोग हैं। पिछली रात जिन्होंने हमला किया था वो उस मॉन्स्टर को पकड़ने आए थे, न कि रुचि को। डी यूची को वो कपड़ा दिखाता है जो उसे रुई ने दिया था। यूची भी उस कपड़े को देखकर उसमें लिखे मैसेज को समझ जाता है। दरअसल उस मैसेज में चिरायु चाय का जिक्र किया गया था। जिसके बाद यूची सभी के साथ ट्रैंक्विलिटी टी हाउस के लिए निकल जाता है चिरायु चाय के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कोई भी नहीं मिलता, पूरा टी हाउस खाली था। इस बात पर यूची को पता चल जाता है कि उनके सैनिक में से कोई एक गद्दार है जो उनकी इन्फॉर्मेशन दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। डी को डर था कि रुचि को वो गद्दार सैनिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो शटाओ और रुचि को अपने साथ ले आता है। शटाओ डी को उस खास रंग के बारे में बताता है जो उसे हेयरपिन में मिला था। उस रंग को साक्षी कहते हैं जो केवल रंगशाला में पाई जाती है। इस पर डी समझ जाता है कि युवान जरूर रंगशाला में छिपा हुआ है। वो रुचि और शटाओ के साथ रंगशाला पहुंचता है, पर युवान उन पर हमला कर देता है। डी शटाओ के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों युवान को बेहोश कर देते हैं। शटाओ युवान को चेक करता है और डी को बताता है कि परजीवियों के कारण युवान ऐसा बन गया है। इन परजीवियों को इंसान नहीं देख सकते क्योंकि वो काफी छोटे होते हैं और इसीलिए आसानी से वो परजीवी इंसान के अंदर चले जाते हैं। तभी युवान उठ जाता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन रुचि उसे समझाती है और उसे शांत कराती है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर युवान मान जाता है और उसके साथ शटाओ के मास्टर डॉक्टर वांगपू के पास जाता है, क्योंकि वही इन परजीवियों का इलाज करना जानते थे। सभी डॉक्टर वांगपू के पास पहुंचते हैं, पर तभी युवान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सभी पर हमला करने लगता है। वो रुचि पर भी हमला कर देता है, पर डी उसे बचा लेता है और तभी वांगपू युवान को बेहोश कर देता है, जिससे वो कंट्रोल में रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुई के आदमी महल के अंदर आ गए थे और राजा के खाने में वही परजीवी मिला देते हैं, जिससे राजा की तबीयत खराब होने लगती है। इधर यूची डी का पीछा करते हुए वांगपू के घर पहुंचता है। वो घर के अंदर डी को ढूंढने लगता है, पर वहां उसे डी नहीं बल्कि हुई मिलता है। देन हुई और यूची के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां हुई के आदमी चले आते हैं और यूची पर हमला कर देते हैं, लेकिन यूची उन्हीं की मधुमक्खी उन पर छोड़ देता है, जिससे वे लोग भागने लगते हैं। तभी वहाँ यूची के सैनिक भी चले आते हैं और सारे लोगों को पकड़ लेते हैं, मगर हुई वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद यूची सभी को डी को ढूंढने के लिए कहता है।
इधर डी और डॉक्टर वांगपू को शक हो गया था, इसीलिए वे लोग वहाँ से निकल आए थे। डॉक्टर वांगपू युवान का इलाज कर रहे होते हैं और इधर रुचि डी को बताती है कि वो फुयू राज्य की रहने वाली है और इस राज्य में केवल वो नाचने आई थी, लेकिन उसके डांस को सभी लोगों ने बहुत पसंद किया और उसे राजनर्तकी बना दिया। डी रुचि से कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो दोनों इस देश से कहीं दूर चले जाए, क्योंकि टैंग और फुयू के बीच लड़ाई चल रही है और इसी कारण उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। तभी वहाँ शटाऊ आता है और उन्हें बताता है कि युवान का इलाज हो गया है। वो दोनों युवान के पास जाते हैं, जहां युवान उन्हें बताता है कि कुछ महीनों पहले एक आदमी उनके टी हाउस में आया था एंड ये कोई और नहीं बल्कि हुई था एंड उसने चिरायु चाय बनाने की विधि के बदले उसे बहुत सारा पैसा ऑफर किया, लेकिन युवान ने उसे मना कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चला। तभी उसे हुई का एक खत मिला जिसमें उसने बताया कि चाय पीने के दौरान उसने उसके चाय में परजीवियों को मिला दिया था। जिसके बाद युवान टी हाउस से चला गया, लेकिन हुई ने उसे ढूंढ लिया और एक टापू में ले जाकर उसे कैद कर दिया और वहीं पर वो उससे चिरायु चाय बनवाया करता था। वो डी को यह भी बताता है कि उसने एक सी ड्रैगन को भी कैद करके रखा था। एक दिन वो मौका देखकर वहां से भाग गया और जाते वक्त उसने उस सी ड्रैगन को वहां से आजाद कर दिया। ये बात सुनकर डी को सारी बातें समझ आ गई थी। दरअसल चिरायु चाय केवल महल के लोग ही पिया करते थे, इसलिए वो चिरायु चाय में उन परजीवियों को मिलाकर पूरे राज्य के सैनिकों को खत्म करना चाहता था, जिसके बाद वो राज्य पर हमला कर उसे जीत लेता। और जब युवान ने उस सी मॉन्स्टर को उस टापू से आजाद किया तो वो समुद्र में चला गया एंड उसी समय लुयंग राज्य के सैनिक फुयू राज्य पर हमला करने जा रहे थे, यानी कि मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन। सैनिकों की जहाज को आता देख सी मॉन्स्टर ने सैनिकों पर हमला कर दिया और सारे सैनिकों को मार दिया। जिसके बाद डी यूची के साथ मिलकर महारानी के पास जाता है। वो महारानी वू को सारी बातें बताता है और कहता है कि महाराज बीमार है, उन्हें जल्द ही उनका ट्रीटमेंट करना होगा, नहीं तो वो मारे जाएंगे। लेकिन महारानी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, जिस पर डी कहता है कि वो साबित कर सकता है क्योंकि वो परजीवियों का एंटीडोट अपने साथ लेकर आया है। जिस पर महारानी महल के एक आदमी को बुलाती है जो डेली चिरायु चाय पिया करता था। महारानी उस आदमी को दवाई पीने के लिए कहती है और डी को वार्न भी करती है कि अगर वो फेल हुआ तो मारा जाएगा। वो आदमी उस दवाई को पी लेता है पर उसका कोई भी असर नहीं होता, जिस पर महारानी डी को मारने का आदेश देती है। वो डी को मारने वाली होती है पर तभी वहाँ रुचि और शटाऊ से बचाने चले आते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। डी को सजा मिलने वाली होती है पर तभी एक सैनिक वहाँ आता है और कहता है कि वो दवाई काम कर रही है। सभी लोग उस आदमी के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस आदमी के मुंह से परजीवी निकल रहे हैं, जिस पर महारानी को डी की बातों पर यकीन हो जाता है। जिसके बाद वो महाराज और महल के सारे सैनिकों को दवाई पिलाती है ताकि वो परजीवी उनके शरीर से खत्म हो जाए। वेल ठीक ऐसा ही होता है और सारे सैनिक और राज दरबारी ठीक हो जाते हैं। देन महारानी डी से कहती है कि वो इस पूरे मामले को जल्दी खत्म करे और डालिसी का नया लीडर डी को बनाया जाता है। इधर डी को उस गद्दार सैनिक के बारे में पता चल जाता है जो महल की इन्फॉर्मेशन हुई तक पहुंचाता था। वो यूची के साथ मिलकर उसे पकड़ने जाता है पर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो सैनिक उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। डी और यूची उसका पीछा करने लगते हैं और समुद्र के तट पर पहुँचते हैं, जहाँ हुई के और भी आदमी थे। वो डी और यूची को आता देख वहाँ से भाग जाते हैं। डी और यूची उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ वो सी मॉन्स्टर चला आता है और उन पर हमला कर देता है। डी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में डूबने लगता है और यूची उसे बचा लेता है और किनारे ले आता है, लेकिन हुई के आदमी वहाँ से भाग गए थे। डी युवान के पास जाता है और उससे उस टापू के बारे में पूछता है जिसमें उसे कैद करके रखा गया था, क्योंकि हुई वहीं पर छिपा हुआ था। जिस पर युवान डी को उस टापू का पता बताता है। तभी युवान डी से कहता है कि रुचि महल गई हुई थी पर अभी तक वो वापस नहीं आई है, क्या वो ठीक है? जिस पर डी समझ जाता है और महारानी वू के पास जाता है। वो उनसे रुचि को छोड़ने की बात करता है पर वो मना कर देती है क्योंकि वो दुश्मन देश की रहने वाली थी। लेकिन डी कहता है कि अगर वो हुई को पकड़कर उसके पास ले आए तो उन्हें रुचि को छोड़ना होगा, जिस पर महारानी वो मान जाती है, लेकिन वो डी को केवल एक दिन की मोहलत देती है। जिसके बाद डी यूची के साथ उस आइलैंड में पहुंचता है, मगर हुई को उनके आने की खबर न मिले, इसलिए वो दिन के बजाय रात को उस आइलैंड पर हमला करते हैं। वे सभी को पकड़ लेते हैं और यूची देखता है कि वहाँ परजीवियों की खेती की जा रही थी। यूची हुई से ये सब करने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताता है कि लुयंग और फुयू देश में काफी समय से लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के कारण उनका छोटा सा राज्य डोंडो काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि कई लोगों ने अपने घर और परिवार वालों को भी खो दिया है, इसीलिए उन्होंने लुयंग से बदला लेने के लिए ये सारा काम किया। तभी हुई उन पर हमला कर देता है और सारे सैनिकों को मारने लगता है।
एक आदमी डी को मारने आता है पर डी उन परजीवियों को उसके मुंह के अंदर फेंक देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि उन परजीवियों को कच्चा खाने से कोई भी इंसान मर जाएगा। यूची के सैनिक हुई के सारे आदमियों को मार देते हैं। हुई अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों के नीचे चला जाता है। डी और यूची उसका पीछा करते हुए पहाड़ों के नीचे जाने लगते हैं, पर तभी हुई उन पर हमला कर देता है और यूची को मारने की कोशिश करता है, पर डी उसे बचा लेता है। देन डी और यूची मिलकर हुई का सामना करते हैं और उसे मार देते हैं। सभी लोग पहाड़ के नीचे आते हैं और वहाँ का मंजर दिखने में काफी भयानक था। उन परजीवियों को इंसानों के शरीर के अंदर पाला जा रहा था। डी उन लोगों को लेकर वापस महल में आने लगता है ताकि वो उनका इलाज कर उन्हें ठीक कर पाए। वापस आते वक्त यूची डी से पूछता है कि उसे जेल क्यों हुआ था, जिस पर डी कहता है कि उसने भ्रष्टाचार का पूरी तरह पर्दाफाश किया था, लेकिन वहाँ के बड़े अफसर को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उसे जेल में कैद करा दिया। वो लुयांग इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर अभी भी टैंग साम्राज्य का कानून चलता है। वे लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो सी मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। वे सभी जहाजों को एक एक करके तोड़ने लगता है। डी सभी को जहरीली मछली तैयार करने के लिए कहता है, पर तभी वो सी मॉन्स्टर डी के जहाज पर हमला कर उसे तोड़ देता है। डी पानी में डूब रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ यूची उसकी जान बचाने आता है। वो डी को एक घोड़ा देता है, जिसके जरिए डी पानी से बाहर निकल आता है। शटाओ सैनिकों को इशारा करता है और सारी जहरीली मछलियों को उस मॉन्स्टर के मुंह में फेंकने के लिए कहता है। दूसरे जहाज के सैनिक उन मछलियों को उस मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देते हैं और वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। डी शटाओ को अपने साथ लेकर उस जहाज में चला जाता है। इधर यूची भी उस जहाज में पहुँचता है, पर तभी वो मॉन्स्टर फिर से जहाज पर हमला कर देता है और जहाज को पानी में डुबाने लगता है। लेकिन तभी उन जहरीली मछलियों का असर होना शुरू हो जाता है और वो सी मॉन्स्टर मर जाता है। वो उस जहाज को छोड़ देता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। इधर महारानी वो रुचि को छोड़ देती है क्योंकि डी ने अपना काम पूरा किया था। डी रुचि और युवान को पहरेदारों से छिपाकर लुयांग राज्य से बाहर भेज देता है क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा था। जिसके बाद डी को राज्य का प्रमुख सैनिक बना दिया जाता है। महाराज उसे एक तलवार भी देते हैं जो बहुत नायाब थी। एंड मूवी यहीं पर एंड होती है।